ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार। आज से आपको बिहार स्पेशल की जो 25 प्रश्नों की सीरीज है वो मैं लेकर के आऊँगा। और जो संभावित तिथि है 72वीं बीपीएससी की, शायद वो जुलाई 26 या 27 को, या लास्ट जुलाई के मंथ में है ये। तो उसको देखते हुए 1000 प्रश्नों की लगभग पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों मिला कर करके रहेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पे समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले मैं ये बताऊं यहाँ पे कि बिहार स्पेशल जो है एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे, एक ब्रीफ डिस्कशन आज की क्लास दो पार्ट में होगी। पहली क्लास होगी जो कि एक ब्रीफ डिस्कशन बिहार स्पेशल को लेकर के, और उसी में एक पार्ट होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है बिहार स्पेशल की, और सेकंड जो पार्ट होगी वो होगी 25 प्रश्नों की सीरीज की। ठीक है, तो ये देखते हैं आज की क्लास की जो आज जो क्लास होगी उसकी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट है या इसके ये कि एक ब्रीफ डिस्कशन इसकी बिहार स्पेशल की, और दूसरे जो पार्ट है ये कि क्या इंपॉर्टेंस है बिहार स्पेशल की, क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले ये जाने कि इसकी ब्रीफ की सिलेबस क्या है, इसकी बिहार स्पेशल की सिलेबस क्या है। तो इसकी सिलेबस कोई खास नहीं है जो उसमें पूछा जा रहा है। जो स्टैटिक पार्ट इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है और मैथ है, रीजनिंग है। तो आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग और साइंस ये तो कोई बिहार का स्पेशल है नहीं, वो स्पेसिफिक उसका है नहीं। लेकिन जो हिस्ट्री है इसके, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो ये जो है नेशनल के साथ साथ में एक बिहार का भी उसमें प्रश्न समाहित होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लगभग सबसे ज्यादा जो संख्या आती है वहां पे वो हिस्ट्री की आती है, लगभग 25-30, कभी कभी संख्या 35 भी रही है इसकी। यानी कि 25 से 35 के बीच में इसकी संख्या रही है, अमूमन 25 से 30 के बीच में। कभी संख्या नीचे भी रही है, लेकिन एक एवरेज निकाला जाए तो 25 से 30 के बीच में इसकी संख्या रही है। ज्योग्राफी की भी इसी के आसपास में, कभी 10 भी, कभी 12 भी, कभी 8 भी, कभी 15 भी। तो एक ऑन एवरेज निकाला जाए तो 10 से 15 के बीच में। पॉलिटी की संख्या भी काफी ऊपर नीचे होता रहा है, कभी 8 भी, कभी 10 भी, कभी 15 भी। तो अमूमन इसकी भी संख्या 10 से 12 के बीच में रही है। और इकोनॉमी की संख्या देखा जाए तो कभी कभी तो देखें आप, एक एग्जाम में देखें केवल 56-59 में, तो उसकी संख्या काफी चली गई थी 25 से 30 के बीच में। तो उसको नहीं मानेंगे, इसका इसके डेटा के रूप में उसके आंकड़ों को नहीं लेंगे। लेकिन ये देखा जाए कि इसकी संख्या लगभग 8 से 10 के आसपास में इसकी भी रहती है। कभी कभी बढ़ते भी हैं, लेकिन अमूमन इसकी संख्या इतना ही रहती है। और साइंस का पहले तो 20 पूछा जाता था जब सिलेबस चेंज किया पहले, लेकिन अब जो है इसकी संख्या 22 से लेकर के 30 के बीच में कर दी गई है। ये अमूमन 25 से 30 के बीच में कह सकते हैं साइंस का। और 10 जो क्वेश्चन होता है वो मैथ और रीजनिंग का इंक्लूड होता है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ये 10 होते हैं। कभी 5 मैथ, 5 रीजनिंग, इसी में दो क्वेश्चन आगे पीछे चलता रहता है इसका। तो ये तो हो गया बिहार स्पेशल का स्टैटिक पार्ट। तो 25 से 35 हिस्ट्री ज्योग्राफी की संख्या ये। तो इसी में क्या होता है कि जैसे 25 से 35 ये है, तो जो ज्योग्राफी हिस्ट्री के पार्ट होंगे यहाँ पे, तो अमूमन 7 से 10, 7 से 8, 9, 10 इसकी संख्या रहेगी बिहार स्पेशल में हिस्ट्री की, जो बिहार से रिलेटेड होंगे। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो 10 से 15 यहाँ पे है। तो 3, 4, 5 प्रश्न जो है होगा यहाँ पे, ये बिहार स्पेशल से होंगे, 3 से 5 के बीच में। पॉलिटी की देखें तो पॉलिटी में बहुत ज्यादा बिहार का नहीं होता, लेकिन वहां पर भी 2, 3, 4 के आसपास में क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं वहां पर।
2 या 3 के आसपास। इकोनॉमी में भी इसी तरीके से होते हैं, 2 से 3, 4 के आसपास में इसी तरीके से होते हैं। तो आप देखते हैं क्या क्या स्टैटिक पार्ट में आप देखेंगे सिलेबस बदलाव के पूर्व, सिलेबस बदलाव के उपरांत, कि लगभग 20 से 25 प्रश्नों के बीच में इसकी संख्या रही है। सबसे कम रही है 14 क्वेश्चन, जो लगता है 71 में रहा है। और एक ईयर ऐसा है कि 26 प्रश्न भी रहे हैं। तो एक ऑन एवरेज रिकॉर्ड देखा जाए परीक्षाओं के प्रश्नों को देखते हुए, तो आप इसको कह सकते हैं कि जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट से लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये रहा स्टैटिक पार्ट का। साथ साथ में जब बिहार स्पेशल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप करेंट इशू को भी जरूर देखें। करेंट इशू जो बिहार में आते हैं, खास कर करके बीपीएससी के पेपर में, आप देखते होंगे कि लगभग 25, 30, 35 का डेटा रहता है। ये कभी कभी संख्या इससे भी ज़्यादा रहती है। तो 25-30 अमूमन क्वेश्चन रहता है इसका, उसका भी 1/3। यदि 25 पूछ रहा है तो मान करके चलिए इसका कि 8, यदि 30 पूछ रहे हैं तो मानकर चलें कि 10 के आसपास में जो करेंट इश्यू होंगे वो बिहार से रिलेटेड होंगे। तो दोनों मिलाकर के यदि देखा जाए, तो स्टैटिक पार्ट और बिहार करेंट के पार्ट को मिला करके इसकी संख्या लगभग 30 के आसपास पहुंच जाती है प्रश्नों को। 30 प्रश्न यदि कहें तो लगभग कितना हो गया, 20%। क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150। बीपीएससी में टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, उसमें यदि अब 30 के आसपास आपका बीपीएससी का है, यानी कह सकते हैं क्या कि 1/5। 1/5 मतलब 20%। 20% जो भूमिका है वो बिहार स्पेशल की है। 20% भूमिका बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि आप देखते हो कि जो बहुत लेबोरियस स्टूडेंट है, जिसने बहुत मेहनत किया है, तो वो फेल भी होते हैं तो 1-2 क्वेश्चन से ही होते हैं। यदि कट ऑफ मान लिया जाए कि 90 है, तो वो या तो 88 होंगे, 87 होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे होंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन की बात है तो 20% की बात है। तो बहुत बड़ा योगदान है बिहार स्पेशल की बीपीएससी में। तो बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। और गंभीरता तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार देखें, पढ़ें और समझें कि ये प्रश्न किस टाइप के हैं, कहाँ से ये आ रहे हैं। मैं सोर्सेज की भी बात कर दूं इसकी, बीपीएससी बिहार स्पेशल की, तो सोर्सेज के तौर पे वहाँ पे जितने भी कोचिंग हैं या जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन दो ही जगह से आते हैं। या तो एक बिहार स्पेशल की जो लुसेंट आती है, और एक केवीसी नैनो की बिहार समग्र। एक आती है बिहार समग्र केवीसी नैनो की, और एक बिहार लुसेंट। अब इन दोनों सोर्सों को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी समझदारी ये है कि इसको देखते हुए मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, कई कोचिंगों को आते हैं, यहाँ से भी करवाया जाएगा। तो आप उसको देखें और साथ में करते जाएं कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है, वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है। जब तक प्रश्न देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो हर दिन प्रश्न को देखें और करें। तो ये थी ब्रीफ डिस्कशन बिहार स्पेशल की। अब आते हैं क्या कि पर डे पीसीएस क्रांति ऐप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 25 प्रश्नों की सीरीज पर डे करवाया जाएगा। और साथ में जब 25 प्रश्न होंगे, तो जहां तक हो सके उसके डिटेल भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न पढ़ करके उसका आंसर दे दिया गया। जरूरत पड़ी तो सारे प्रश्नों को डिटेल तरीके से करेंगे। तो आप इसे देखें और इसका फायदा लें, और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये। तो आज से शुरुआत करते हैं 25 प्रश्नों की सीरीज, जो आपको हर दिन मिलेगी। और आते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति। कह रहा है कि चिरांद नामक जो पुरास्थल है, चिरांद नामक जो पुरास्थल है उसकी प्राचीनतम संस्कृति है। वो पूछ रहा है किस युग की है, पुरा पाषाण की है, मध्य पाषाण की है, या नव पाषाण की है, या ताम्र पाषाण की है। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे नव पाषाण युग की ये संस्कृति है चिरांद। और हम लोग जानते हैं कि जो चिरांद स्थल है वो नवपाषाणिक है। साथ साथ में
ये सारण में पड़ता है ये। चिरान जो है सारण सारण में पड़ता है। और नवपाषाणिक से संबंधित एक स्थल और है, चेचर। चिरांद के साथ साथ में एक स्थल और है, चेचर। और चेचर जो है वो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दोनों बिहार के उत्तरी भाग में पड़ते हैं। उत्तरी भाग कहने का मतलब है गंगा के जो उत्तर साइड में है वो उत्तरी बिहार, गंगा के दक्षिणी भाग में है वो दक्षिणी भाग। अब जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में लगभग बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और टोटल 11 नदियों से वो क्रॉस करती है, बिहार की 11 नदियों को वो छूती हुई बिहार को पार करते हुए निकलती है ये। तो चिरांद को देखें तो यहाँ पे चिरांद और चेचर में जो है नवपाषाणिक संस्कृति है। और साथ ही साथ चिरांद में जो है हड़प्पा युग की भी, हड़प्पा युग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं। लाल और काले रंग से उन पे निशान है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। चीन के यात्री थे कौन? इत सिंह। उन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। ये पूछ रहा है लगभग, यानी एग्जैक्ट नहीं हो, आगे पीछे भी चलेगा ये। लगभग का मतलब वही है। तो लगभग किस ईस्वी में? 405 में, 637 में, 635 में, इसमें से किस में? तो इसमें जो दिए गए उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा आपका डी। क्योंकि चीनी यात्री ये जो इत सिंह आए थे, ये आए थे लगभग 673 ईस्वी के आसपास। 673 भी देता है कहीं, 672 में मिलता है कहीं, 674 भी मिलता है। तो इसी का अमूमन एक दो वर्ष आगे पीछे है ये इत सिंह का, 673 के आसपास में। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीनी यात्री इत सिंह जब बिहार आए थे तो वो तीसरे चीनी यात्री थे। इसके पहले भी दो चीनी यात्री बिहार का भ्रमण कर चुके थे। ठीक है। हाँ, इसके पहले दो चीनी यात्री और आ चुके थे। और ये जो इत सिंह थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, साथ साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी इसने चर्चा की है। विक्रम विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित था। पाल पाल उसने बनाया था, पाल वंश के शासकों ने जो बनवाया था। तो ये भागलपुर में जो स्थित है उसकी भी चर्चा किया है इन्होंने। इसके पूर्व जो है दो चीन यात्री और आए थे। एक थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ये आए थे। और इनका काल था लगभग 399 से 411 ईस्वी के आसपास में। 399 में आए थे, 411 ईस्वी तक इन्होंने रहा था। और जो दूसरे यात्री थे वे थे ह्वेन सॉन्ग। ह्वेन सॉन्ग जो आए थे उसमें शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में आए थे ह्वेन सॉन्ग। ये लगभग आए थे 629 ईस्वी के आसपास में। 629 ईस्वी के आसपास में। ह्वेन के कुछ अन्य नाम भी है जो कई कई पूछता है परीक्षाओं में, आप देखे होंगे कि शाक्य, आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, नीति का पंडित किसे कहा जाता है। तो ये ह्वेन का ही ये अन्य नाम है जो इनके बारे में
बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी, इनके एक अन्य नाम भी हैं। बारिश आ गई क्या? गाजी इख्तियार। गाजी इख्तियार। और ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता के साथ साथ में तुर्क सत्ता की बिहार में स्थापना करने वाले भी थे ये। तुर्क सत्ता की स्थापना करने वाले भी थे ये बख्तियार खिलजी ही। ठीक है, कुछ बिंदु और हैं जो इनसे रिलेटेड आते हैं कि जिस समय वक्त इन्होंने हमला किया था बिहार पर और नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने नष्ट किया था। सबसे बड़ी बात तो है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय, वो पूरे तरीके से इन्होंने ही नष्ट किया था, जलाया था। और जब ये अटैक किए थे, आक्रमण किए थे बिहार पर, तो उस समय बिहार में दो वंश शासन कर रहे थे। एक थे लक्ष्मण, एक थे सेन वंश, और एक थे पाल वंश। सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, जब इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था। और पाल वंश के शासक थे इंद्रप्रद्युम्न पाल। क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हाँ, और ये जो अली मर्दान पर्सनालिटी है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। अली जो मर्दान है, ये जब ये विजेता थे, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके इन्होंने कुछ दिन आसरा विश्राम करना चाहा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ एक जगह है जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो वहीं पर अली मर्दान ने उनकी हत्या कर दी थी। और इनका जो कब्र है वहीं पे बिहार शरीफ में एक जगह है इमादपुर। बिहार शरीफ में एक जगह है इमादपुर, वहीं पर इनका कब्र बना हुआ है बख्तियार खिलजी का, जो अली मर्दान ने हत्या की थी वहां पर। उसके बाद वहीं पर इनका कब्रिस्तान बना करके दफना दिया गया था, वहीं पर इनकी कब्रिस्तान बन गई फिर। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? वो तो अभी हमने चर्चा की, अलाउद्दीन, ये सॉरी, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करने वाले थे बख्तियार खिलजी ही। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, अभी हमने बताया कि प्रथम मुस्लिम विजेता के साथ साथ में प्रथम तुर्क विजेता जो भी थे वो थे इब्न बख्तियार खिलजी, है ना। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। देखिए, जो जानकारी मिलने के सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या कि जो जानकारी मिलने के सोर्सेज हैं मुख्य रूप से दो ही होते हैं, एक पुरातात्विक होते हैं और एक होते हैं साहित्यिक। यदि कोई स्रोत, कोई घटनाओं की जानकारी साहित्यिक भी मिले और पुरातात्विक भी मिले, तो समझिए कि उसकी जानकारी बिल्कुल पुष्ट है। कहीं कहीं दोनों में से संदिग्ध माना जाता है, किसी एक को नहीं मिलता है, तो दोनों मिल जाता है तो बिल्कुल पुष्ट हो जाता है। तो ये जो पहला विवरण जानकारी मिलता है बख्तियार खिलजी का बिहार पर, वो मिलता है तारीख ए हिंद से। हम्म, ठीक है, तारीख ए हिंद से पहली जानकारी, सॉरी सॉरी, तारीख हिंद नहीं, तबकात नासरी से, जो मिन्हास मिन्हास उस सिराज की जो किताब लिखी गई है।
तबकात नासरी, उनसे इनकी जानकारी मिलती है ये। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। देखिए ये प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत जगह, बहुत सारे किताब पढ़े होंगे, इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो कहीं कहीं से ये क्वेश्चन बनाने वाले ही जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लाएं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है, आप आप यदि देखें तो बहुत गौर से देखें, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न फिर दिखा जा सकता है। क्योंकि एक प्रश्न ऐसा है कि अ, गांधी जी को जीवन दान किसने दिया, या मरने से किसने बचाया, जो बत्तख मियाँ उसका आंसर है। तो देखिएगा लगातार 2 वर्षों में पूछा गया है, क्योंकि नई तरह तरीके के प्रश्न थे, तो लगातार 2 साल आए हैं। तो ये प्रश्न भी आया है 2019 में 65वीं बीपीएससी में, तो ये कभी न कभी फिर दिखा जा सकता है इसको। तो कश्मीर घाटी के, पहली बात तो कश्मीर घाटी के थे कौन, अंतिम मुस्लिम शासक, नाम क्या है उनका, यूसुफ शाह चक है। और किसने निर्वासित किया था, तो मुगल शासक जो थे अकबर थे उस समय, मुगल शासक अकबर थे, जिनका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक के ईस्वी में रहा। क्योंकि 1556 में उनकी क्या हुई थी, राजगद्दी संभाले थे, और 1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बीच लगभग 49 वर्षों का उनका रहा था मुगल शासन के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है नालंदा में है, निर्वासित जो जीवन जिए थे यूसुफ शाह चक, वो कहाँ जिए थे, नालंदा में, नालंदा में जिए थे। और ये भी पूछ सकता है कि अकबर जब कश्मीर को जीता, तो जीते थे कश्मीर को 1586 ईस्वी में, 1586 में। और इनके सेनापति जो थे, सेनापति दो थे, एक जो सेनापति थे भगवान दास थे, और एक सेनापति थे, क्या नाम था, कशीम खां, सब भूल जा रहा हूँ। हाँ, काशिम खां ही थे, भगवान दास थे और काशिम खान थे। ठीक है ना। तो इस प्रश्नों को बार बार जब भी आए तो थोड़ा नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्यकाल अमूमन माना जाता है 750 से लेकर के, कुछ इतिहासकार 800 का ईस्वी भी मानते हैं। क्योंकि उस वक्त सामंतवाद का एक तरीके से भारत में उदय हुआ था, सामंत युग भी कहते हैं उसको, अंधकार युग भी कहते हैं, 800 से लेकर लगभग 1200 ईस्वी के बीच में। तो जो मध्यकाल माना जाता है, एक मोटे तौर पे लगभग 750-800 से लेकर करके 1757 तक की अवधि अवधि को, समझ गए ना। तो इस बीच कह रहा है कि बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। कैसे महत्वपूर्ण रहा, व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं, उसमें व्यापार के केंद्र के रूप में जो बिहार शरीफ था, कोई ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य साक्ष्य नहीं है वहां पे कि उसने व्यापार के रूप में कुछ वैसी उपलब्धियां हासिल की थी। तो व्यापार के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है वहां पे कि व्यापार होता था। दूसरी बात कहता है विद्या के केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में है। क्यों है, क्योंकि पाल वंश के शासक ने वहां पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है। दूसरी बात कहता है क्या, कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में, ये भी सही है, क्योंकि प्रशासनिक केंद्र के रूप में इसलिए मानेंगे क्योंकि तुगलक जो वंश थे, बिहार शरीफ को राजधानी बनाई थी, बिहार शरीफ को राजधानी बनाया था, तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी है। धार्मिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में भी है, क्योंकि वहां पे जो बौद्ध धर्म के लोग रहते थे उसे बौद्ध बिहार कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के लोग वहां पर रहते थे, उन्हीं बिहार के नाम पर
उसका नाम बिहार शरीफ भी रखाया था। आगे जाकर के बिहार भी नामकरण हुआ। तो धार्मिक केंद्र के रूप में भी सही है, प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी, और विद्या के केंद्र के रूप में भी। तो कौन सा सही हो हुआ? एक को छोड़ दिया जाए तो देखिए, एक इसमें भी है, एस एक इसमें भी है, बाकी सी, क्योंकि दो तीन और चार, दो तीन और चार। बिहार की सुप्रसिद्ध संत सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध, सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? आपको पता है कि सूफी जो थे संप्रदाय में विभक्त थे, तो उसमें जो थे ये फिरदौसी से थे। सरफरुद्दीन, सरफुद्दीन नहीं, सरफुद्दीन है ये। सरफरुद्दीन मनेरी हैं, ये पटना के आसपास में है। पटना के आसपास जो मनेर है वहां पे देखे होंगे, जो गंगा नदी के किनारे पड़ जाता है ये, तो वहीं पर है ये। सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध है ये फिरदौसी संप्रदाय से। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। ये बनाए थे 1541 ईस्वी में। क्योंकि आप जानते हैं कि 1539 और 40 ईस्वी में शेर शाह ने दो युद्ध लड़े थे। दोनों युद्धों में विजय के उपरांत जो है ये एक तरीके से दिल्ली का शासक बन बैठे थे, और उसके बाद इसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था। ये तारीख दौदी है, एक पुस्तक है तारीख दौदी। तारीख दौदी एक पुस्तक है। इस पुस्तक से जानकारी मिलती है कि 1541 ईस्वी में शेर शाह ने राजधानी बनाया था। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। ये अब तक 2 या 3 मरतबा पूछ चुका है बीपीएससी अपने परीक्षाओं में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझिए चीजों को, कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री, यानी अपनी कंपनी लगाया था। कंपनी कहने का मतलब है जहाँ पे वो अंग्रेज, वो यूरोपियन लोग अपनी माल गोडाउन के रूप में यूज करते हैं, सामान ले जाना, सामान रखना, उसी के रूप में है कंपनी और फैक्ट्री को समझे यहाँ पे। तो 1632 ईस्वी में ये जो थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने वहां पर स्थापित किया था। डच का मतलब हो गया नीदरलैंड के। 1632 ईस्वी में इन्होंने किया था। उसके बाद क्या आता है? अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो बिहार में पहली ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जो जो कि इन बिहार में पहली बार एंट्री मारा था, लेकिन उसने कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था। बस वो गए, व्यापार किए, और बिना फैक्ट्री स्थापित किए हुए करते थे। और उसके बाद है एक डेन, जो कि 1774 ईस्वी में स्थापित किया था। 1700, सॉरी 74 में, 84 नहीं 74। 1774 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की थी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? देखिए, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? ये जो इसका एग्जैक्ट आंसर है 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत को बिहार, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को मिलाया गया था। जिस समय ये मिलाया गया था, उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो नवाब सुजाउद्दीन मोहम्मद खां थे।
सुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो थे, ये थे। और इसने जब बंगाल के ये जो नवाब थे, तो जब बिहार को मिलाया गया तो बिहार की प्रशासन को देखने के लिए एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति किए थे। वो थे अलवर्दी खां। ये वही अलवर्दी खां जिनके पोते या नाती आगे जाकर जाकर के बिहार की शासन संभाला था और प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। तो अलवर्दी खां थे, और ये अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में, यानी कि जब 1733 में इनको उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ते हैं ये गिरिया का। एक गिरिया का युद्ध लड़ते हैं ये। और अल सुजाउद्दीन खां के जो वंशज हैं यहाँ पे सरफराज, सरफराज को पराजित कर करके गिरिया के युद्ध में विजयी करते हैं और बंगाल पर प्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण स्थापित करते हैं ये। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1733 ईस्वी में, जिस समय बंगाल को बिहार में बंगाल को बंगाल में बिहार को मिलाया मिलाया गया था। और आप जानते हैं कि फाइनली जो है फिर 1911 ईस्वी में बिहार को बंगाल से हटाया गया था। और फाइनली आप जानते हैं कि 1735 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस समय बिहार से उड़ीसा को हटाया गया था। तो एक तरीके से लास्ट विभाजन जो उसका हुआ था, वो हुआ था 1735 के अधिनियम के तहत, और उसके उपरांत 2000 में जब झारखंड को बिहार से हटाया गया। तो 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था अलवर्दी को। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ये 1759 ईस्वी में अली गौहर को एज ए शासक के रूप में नाम से नहीं जानते होंगे लोग, जानते होंगे शाह आलम द्वितीय। इनका जो गद्दी, बाद में इन्होंने अपने नाम को शाह आलम द्वितीय के रूप में फेमस किया। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था पटना में। फिर दूसरी बार राज्याभिषेक कराया गया था दिल्ली में। शायद ऐसे दो शासक हैं जिनका दो बार राज्याभिषेक हुआ था, एक औरंगजेब थे और एक जो शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के समय में भारत की एक बहुत ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, वो हुई थी बक्सर की लड़ाई। 1764 में एमपी एक बार पूछा है इसकी तिथि भी, पूछ चुका है। 1764 ईस्वी के साथ साथ में ईस्वी भी, ईस्वी शायद 22 अक्टूबर है। इसकी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन लगता है 22 अक्टूबर के आसपास है। तो बक्सर की लड़ाई राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण रही? क्योंकि ये ऐसी लड़ाई थी जो एक तरीके से बंगाल को भी जीता, अवध को भी जीता, और साथ साथ में हिंदुस्तान को भी जीता। क्योंकि इसमें, इस लड़ाई में एक तरफ दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी। एक थी अंग्रेजी सेना और एक थे भारतीय गुट। तो भारतीय गुट में थे मुगल शासक और बंगाल के शासक और साथ में अवध के शासक। तो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, बंगाल के शासक थे मीर कासिम, और अवध के शासक थे सुजाउद्दौला। और कहीं कहीं जानकारी मिलती है कि बनारस के भी राजा थे इसमें एक। ठीक है। और एक तरफ थे अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना ने इन तीनों को परास्त किया, और साथ साथ में मुगल वंश की ताकत को भी समझा। और यहीं पर से ये जानकारी मिली कि भारतीय शासक के पास सेनाएं तो है, लेकिन वो बहुत ट्रेंड नहीं है।
वेल ट्रेंड नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई रही, जो कि मुगल सेना, मुगल सत्ता पर किसी न किसी तरीके का शासन के बारे में अंग्रेजी सेना सोचने लगी थी यहाँ पर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यानी अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब हुआ अस्थाई बंदोबस्त। क्या कारण था? तो देखिए, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे यदि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीज क्या है कि आप पढ़ते हैं तो सोल्व करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि बिना पढ़े हुए भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप आंसर निकाल लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त का कारण, रीजन क्या था? टैक्स वसूल करना भूमि से। जो जमींदार वहां पे खेती करते करवाते थे उनके माध्यम से टैक्स इकट्ठा करना, यानी कि राजस्व इकट्ठा करना, भू राजस्व का राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है ना? कहीं भी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन नहीं होगा, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना होगा, ऐसा नहीं। ये था, इकट्ठा करना था, राजस्व इकट्ठा करना था। और ये जानते हैं कि ये 1790 के ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके समय में शुरुआत किया गया था। और 1793 ईस्वी में इसे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम भी हैं, जागीरदारी, जमींदारी, इस्तेमारी, ये सब जो है अन्य नाम है इनके। और ये उस समय अंग्रेजों के शासन, जो भारत के अंग्रेज शासित जो भूभाग थे, लगभग उसके 19% भाग पे अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था, जिसमें बिहार था, उड़ीसा था, बंगाल थे, और अ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जैसे बनारस वगैरह, गाजीपुर का क्षेत्र भी था यूपी के, और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र थे। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में भी ये अस्थाई बंदोबस्त लागू था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर केंद्र था। देखिए, दशक का मतलब ये होता है कि ये 10 वर्षों की अवधि को दशक बोलते हैं। यानी 1830 का दशक कहने का मतलब हुआ ये 1820 से लेकर के 30 तक की अवधि को क्या बोलेंगे? दशक। यानी 30 के दशक, जहाँ से शुरुआत माना जा रहा है इसका। तो ये जो था वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का, जिसकी शुरुआत जो थे अब्दुल वहाब ने किया था। लेकिन भारत में यदि देखा जाए तो इसके मुख्य जो प्रचारक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। और ये बिहार के रहने वाले नहीं थे, ये थे उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। रायबरेली जो जिला है वहां के रहने वाले थे। और एक तरीके से जो बहावी आंदोलन था ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये। ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने कुछ और संस्थाओं का गठन किया था, स्थापना किया था, जिसमें साइंटिफिक सोसाइटी आप देखेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने 1764 ईस्वी में। और एक ही बहुत महत्वपूर्ण है जो आप जानते होंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ जो मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी है उसकी भी स्थापना इन्होंने किया था। विश्वविद्यालय। 1775। सॉरी, 1764 नहीं, 1864।
1864 और 1875। ठीक है ना, इन्होंने किया था। एक इन्होंने पत्रिका का भी किया था, राजभक्त मुसलमान। ये भी पूछा है। राजभक्त मुसलमान। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को बताया था कि पटना के मुसलमान जो हैं और पेशावर के नजदीक जो 64वीं नेटिव इन्फैक्ट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। देखिए, प्रश्न लंबी है, समझिए इसको पहले सही तरीके से। ये भी एक तरीके का नया प्रश्न है, और नया नया प्रश्न का नेचर ये है बीपीएससी में कि वो उसकी पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है प्रश्न को, एक वर्षों में या अगले 2 वर्षों के अंदर में रिपीट करता है ये। तो ये कह रहा है कि ये किस ब्रिटिश अधिकारी ने बताया था, किस ब्रिटिश अधिकारी के सोर्सेस से ये जानकारी मिलती है कि पटना के जो मुसलमान थे वो पेशावर के नजदीक में जो 64वीं एन आई थी, यानी एन नेटिव जो इन्फैक्ट्री थी, उसके साथ पत्र लिखे और इन्होंने कहा कि मुसलमानों के विरुद्ध विरोध किया जाए, बगावत किया जाए। तो इन्होंने रॉबर्ट रॉबर्ट मोंटगोमरी ने ऐसी जानकारी दी थी। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखिए, बिहार का चौरी विद्रोह आप यदि देखेंगे वहां पे कि चौरी विद्रोह बिहार में कोई हुआ नहीं है। ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा हुआ चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह हुआ था 1800, सॉरी 1700, ये 1800 से 1802 की ईस्वी के बीच में इसकी जानकारी मिलती है पुस्तकों में। लेकिन बीपीएससी ने आंसर दिया 1798 ईस्वी, तो 1798 ईस्वी इसे माने। चेरो विद्रोह हुआ था 1798 ईस्वी में। और इसके जो नेता थे, इसके नेता थे, एक थे भूषण सिंह, और एक थे शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, ये जो 1832 की जो अवधि है, तो 1831-32 ईस्वी में एक वहां पे विद्रोह हुआ था। 1831-32 के आसपास में देखे तो कोल विद्रोह हुआ था वहां पे। कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 32 ईस्वी में। इसके नेता थे बुद्धो भगत सिंह राय, सुरगा राय, ये सब जो थे इनके नेता थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथाल एक अंग्रेज कमांडर को हराया था, उसका नाम क्या है ये जानना चाह रहा है। उनका नाम है मेजर वारो। तो इस प्रश्न को समझिए थोड़ा, ये कि इस प्रश्न से रिलेटेड एक कई बार प्रश्न आपने देखा होगा कि पूछा है बीपीएससी ने कि वो कौन सी लड़ाई थी जो कि 1857 की क्रांति के जस्ट पूर्व, यानी तुरंत पहले लड़ी गई थी। तो ये था संथाल विद्रोही। हम लोग जानते हैं कि इसकी जो ईस्वी है 1855 56 में दिया जाता है, संथाल विद्रोह का 1855 56 में दिया जाता है यहाँ पर। तो मेजर बारो की इसमें हत्या की गई थी। तो संथाल जो विद्रोह हुआ, ये बिहार के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये संथाल विद्रोह टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये 1855-56 में हुआ था। ये हुआ था कहाँ? तो ये बिहार के भागलपुर में, भागलपुर जहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, भागलपुर के पास राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, वहीं इसका क्षेत्र था।
और कभी कभी ये पूछ देता है कि संथाल विद्रोह का एरिया कहाँ था, तो ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से, जो बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान, वर्धमान जिला से लेकर के ये भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी तक, समझ गए ना, या राजमहल से लेकर के वर्धमान तक भी दे सकते हैं, इस तरीके से दिया जा सकता है। कभी कभी इसके नेता ये पूछ देते हैं कि संथाल जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे सिद्धो कान्हो चांद और भैरव। ये चारों आपस में भाई ही थे, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धो कान्हो का नाम ज्यादा आता है, लेकिन याद चारों का रखें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये थे भागलपुर और राजमहल, जो इसके पहले चर्चा की है। आगे आते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा, बिहार के परीक्षाओं के लिए बिरसा मुंडा का टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो इनके जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे, इनके गुरु थे आनंद पांडे। और थोड़ा सा जान लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था, उलुहाती ग्राम में। एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि उनको गिरफ्तार कब किया गया है, ठीक है, तो गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु पूछी गई है, मृत्यु पूछी गई है, ये हुआ है 9 जून 1900 ईस्वी को। और ये भी पूछा गया कि मृत्यु का कारण क्या था, कौन किस रोग से मृत्यु हुआ था, तो रोग का जो वो जो रोग था वो हैजा, हैजा नामक रोग से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। जिसमें बिरसा मुंडा का काल था 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में, उसमें न झारखंड था, न उत्तराखंड था, और न ही छत्तीसगढ़ था। तो किसी के पक्ष में नहीं थे, आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये पूछा भी गया है 2000 ईस्वी में, यानी कि जिस समय विभाजन हुआ था झारखंड का, बिहार का, झारखंड का निर्माण हुआ था बिहार से, उसी साल पूछा गया है ये। तो ये स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट करता है, करेंट को रिलेट कर कर करके। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार की विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। यानी ये कह रहा है कि विस्फोट तो हुआ, लेकिन क्रमवार रूप में बताइए, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, जो आंसर आपका बी है। रोहिणी उस समय जो था, आज बिहार में नहीं है, ये झारखंड में पड़ता है रोहिणी। तो वहां पर से शुरुआत हुआ रोहिणी से। ऐसे शुरुआत तो इसकी हुई थी बैरकपुर की छावनी से, जहां पर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को हुआ था ये, जहां पर मंगल पांडे ने मना कर दिया था चर्बी वाले कारतूस से। लेकिन उसके बाद फिर विस्तृत रूप तरीके से हुआ ये मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी से हुआ था 10 मई, 10 मई को इसको पूरी तरीके से प्रसार हो गया था, क्योंकि यहीं पर से जो है सैनिकों ने लाल किले की ओर चला और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत किया था। अब देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो रोहिणी के बाद पटना में हुआ था ये, पटना में हुआ था 3 जुलाई को, ठीक है, 3 जुलाई को हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे बिहार में थे वो पीर अली, पीर अली
एक पुस्तक विक्रेता थे। पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई के बाद फिर मुजफ्फरपुर में चले जाइए। ये हुआ था 25 जुलाई के आसपास। मैं इसलिए 25 जुलाई के आसपास बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं मिलता है जुलाई के अंतिम मंथ में, और कहीं कहीं 25 जुलाई भी देखा गया है कुछ किताबों में। और जगदीशपुर जो है, ये भी हुआ था जुलाई के अंतिम महीने में भी। तो इस तरीके से आंसर देखते हैं कि रोहिणी होता है पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। जगदीशपुर जहाँ के बाबू कुंवर सिंह थे और 1857 के विद्रोह में बिहार का पूरे तरीके से नेतृत्व किए थे बाबू कुंवर सिंह। निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ध्यान दीजिए। ठीक है। कारण नहीं था। नहीं पे नोट करना है कि नहीं था, कौन कारण नहीं था। पहला कारण है शाही धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये कारण थे। कारण इसलिए थे कि 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से ये विधान विधि बनाया गया कि जाकर के भारत में ईसाई मशीनरियों को द्वारा जो भारतीय है उसको ईसाई बनाया जाए, तो इसका भी द्वेष था। तो ये कारण था। ऐसे इसके पहले भी अकबर के समय में कुछ पुर्तगाली आए थे, फादर मोंसेरात वगैरह, धर्म प्रचार करने के लिए। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के समय में ये आए थे भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म फैलाने के दृष्टिकोण से। दूसरा ये कहता है कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, बिल्कुल थे। ये कारण क्यों थे? क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता थी उस समय कि जो लोग समुद्र को पार करते हैं तो वो एक तरीके से अछूत कहलाएंगे। और उनको तो भेजा गया था 1857 की लड़ाई के बाद वहां पर लड़ने के लिए, जो कि बर्मा इस समय गए थे। और वहां सही जीतने के बाद आए तो समाज में उनकी स्वीकृति नहीं हुई, बल्कि उनको बहिष्कृत किया गया, बहिष्कार किया गया। तो ये भी एक कारण था। भत्ते की रोकथाम भी एक कारण थी, क्योंकि युद्ध में भारतीय लोग भी लड़ रहे थे, भारतीय सैनिक भी लड़ रहे थे। और अंग्रेजों की तुलना में उनकी पेंशन और उनकी सैलरी कम मिलता था, तो पेंशन की रोकथाम भी एक कारण था। अधिकारियों की क्षमता, अधिकारियों की क्षमता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो अंग्रेज थे। और अधिकारियों के बदौलत ही उसने भारत पर इतने दिनों तक शासन किया था। और 1857 जो कि उस समय कौन थे, कैनिंग लॉर्ड कैनिंग वगैरह सब काफी सक्षम अधिकारी थे, तो अक्षमता नहीं थी। यानी आंसर आपका जो होगा वो होगा डी। इसका आंसर होगा डी, अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही कह रहा है कि कौन सा सही है, यानी कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। जितना स्टेटमेंट इसका लंबा है कि इसका स्टेटमेंट लंबा देख करके ही लोग प्रश्न छोड़ देते हैं या पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है। लेकिन क्या है कि इसको सही तरीके से पढ़िएगा तो आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। इसमें कह रहा है कि आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। सेंटेंस यही है, इसी को घुमा फिरा करके चारों में लागू किया गया। इसमें कह रहा है क्या कि जमींदारों ने आदमियों से और अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। ये गलत है, क्योंकि दोनों से मदद किया गया है, जो कि आपके ऑप्शन किस में है, पहला में ही है कि मदद किया आदमी से भी और पैसों से भी किया। बाकी जो स्टेटमेंट है यही है कि जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। इसमें यह कह रहा है कि अंग्रेजों का विरोध किया, बिल्कुल नहीं किया। ये जो दरभंगा महाराज थे, डुमराव के महाराज थे, हटवा के महाराज थे, अंग्रेजों की मदद किए थे 1857 की क्रांति में, और अपने सैनिकों के साथ साथ में आर्थिक मदद भी की थी इन लोगों ने। तो इस तरीके से 25 प्रश्नों का सीरीज आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और इस तरीके इसके प्रश्नों की यदि पीडीएफ चाहिए आपको, तब प्ले स्टोर पर जाकर करके क्रांति लर्निंग ऐप जो है, क्रांति लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आपको ये प्रश्न पीडीएफ इसके मिलेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी चले जाएं तो फ्री में आपको ये पीडीएफ इसके उपलब्ध है।
इसके साथ फिर आज विदा लेते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको 25 प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक नमस्कार।